जी सर, बताइए कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। सर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे लास्ट क्या करा है? क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। यस। अच्छा, क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए एसी। एसी। चलिए सर, एसी एसी कहानी समझते हैं एसी की। इससे पहले जो हम करंट्स पढ़ रहे थे वो सारे के सारे करंट वाज डीसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसी। तो मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि डीसी का जो सोर्स था ना, सोर्स फॉर डीसी, तो सोर्स फॉर डीसी क्या होता है? तो सोर्स फॉर डीसी इज सेल और बैटरी। एसी के अगर हम सोर्स की बात करें तो एसी का जो सोर्स होता है वो एसी जनरेटर होता है, एसी डायनामो होता है। तो एसी कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो पहले अपन समझेंगे कि हाउ डू वी प्रोड्यूस एसी। एसी प्रोड्यूस करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है एसी प्रोड्यूस करने का, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए उस बात पे बात करते हैं कि एसी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो लिखिए थ्योरी ऑफ एसी। पहला टॉपिक डालिए थ्योरी ऑफ एसी। सर थ्योरी। एक क्वेश्चन डाउट है। लेट कर देती है, आप पूछिए। पूछिए क्या है डाउट आपका। यस सर। A galvanometer has a current sensitivity of 1 milliampere per division. A variable shunt is connected across the galvanometer and the connection is put in series with a resistance of 500 ohm and a cell of internal resistance 1 ohm. It gives a तो ये deflection बहुत of लंबा 5. चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, सॉरी। So a galvanometer has a current sensitivity of 1 milliampere per division. अच्छा। A variable shunt is connected across the galvanometer and the combination is put in series with a resistance of 500 ohm and a cell. गैल्वेनोमीटर में पहले क्या बोला था? हैज अ डिवीजन ऑफ Current sensitivity of 1 करंट milliampere per सेंसिटिविटी, division. हैज करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी दे रखा है उसमें। 1 मिली एम्पियर का करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर में। अच्छा भाई, पर डिवीजन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर Where a variable shunt is connected and the combination is put in series with a resistance of 500 ohm ठीक। and a cell of internal resistance 1 ohm. It gives a deflection of 5 division of for shunt of 500 ohm and 20 division for shunt of 25 ohm. So the EMF of the cell is. मतलब आपसे ये कहता है कि आपने गैल्वेनोमीटर लिया है जिसका आपको करंट सेंसिटिविटी के बारे में आपको दे रखा है, उसमें कहता है कि आपने एक शंट लगा दिया, तो दिस इज द शंट दैट यू हैव कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो ये शंट है, ये गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद सर आपने यहाँ पर एक रेजिस्टर लिया है 500 ओम का, 500 ओम, राइट? 500 ओम का। Yes sir. उसके बाद एक सेल आपने लिया है, तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। सेल का वोल्टेज दे रखा है क्या? सेल का कोई वोल्टेज वोल्टेज दिया है? No sir. ठीक है। अब देखिए सर, अब आपसे क्या कहता है इसमें? 500 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इस 500 ओम और ये 1 ओम जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको मैं इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, मतलब इन दोनों को मैं हटा के ये यहाँ पर 501 ओम लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो सीरीज ही में रहेंगे। और ये वाला जो पूरा सिस्टम है ऊपर वाला, शंट विद द गैल्वेनोमीटर, दैट इज इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर एंड द सेल। तो अब देखो, पहली बात आपसे क्या कहता है? पहली बार आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि डिफ्लेक्शन कितना देता है? ये कितना डिफ्लेक्शन देता है? 5। So 5 division for shunt of 5 ohm. 5 डिवीजन फॉर शंट ऑफ 5 ओम।
5 ओम के लिए 5 डिवीजन, ठीक है। तो देखो हमें एक बात मालूम है कि आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द गैल्वेनोमीटर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दैट वुड बी सेम। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है आई, यहाँ पर करंट गया आई जी, तो यहाँ जो करंट जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू आई माइनस ऑफ आई जी। तो हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि आई माइनस ऑफ आई जी मल्टीप्लाइड बाई एस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट would be same as that of the potential difference across the galvanometer. Am I correct? Yes, sir. यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर जी आई जी इज इक्वल टू आई एस माइनस ऑफ आई जी मल्टीप्लाइड बाई एस। इसको इधर ले आइए, ठीक है। यहाँ से हम आई करंट निकालें अगर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी, देखो इस वाले टर्म को इधर ले आओ, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो आई जी विल कम आउट एज कॉमन आर जी प्लस ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस, ये आ जाएगा सर आपका, वेयर आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। अब कहता है कि शंट 5 ओम का है और डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कितना है, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 5 है, और आपको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर का हर डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर का है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। Yes, sir. तो शंट की वैल्यू 5 ओम है और डिफ्लेक्शन कितना हुआ 5 मिली एम्पियर। क्यों, क्योंकि 5 डिवीजन दिया है ना आपको, 5 डिवीजन बोला है शायद, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पहली बार में 5 डिवीजन दिया है, क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है। Sir, deflection of 5 division for shunt of 5 ohm. 5 ओम And मतलब 5 20 डिवीजन, और हर डिवीजन 1 मिली एम्पियर का है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर का करंट हो गया वो कितना हो गया, 5 मिली एम्पियर इज द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट करंट की वैल्यू निकालेंगे आप, टोटल करंट इन द सर्किट, इस केस में इसमें हम लिख सकते हैं करंट की वैल्यू हो गई 5, आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन मिलीमीटर्स, ये मिलीमीटर इसलिए या ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख दो, एम्पियर चेंज कर दो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, प्लस ऑफ शंट इज 5 डिवाइडेड बाय 5, ये ऐसे करेंगे, ठीक है सर। तो ये 5 और ये 5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो I1 Yes, की वैल्यू sir. कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3 RG प्लस ऑफ 5, दिस इज माय वन इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन में आपको क्या बोला है, दूसरा बार डिवीजन कितना है और शंट कितना है, 20 division for shunt of 25 ohm. दूसरी बार में जो डिवीजन है वो 20 है और शंट आपका 25 है, तो शंट की वैल्यू हो गई 25 और डिवीजन हो गया 20, इसका मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर हो गया 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसमें फिर से वही काम करिए आप, I2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय RG प्लस ऑफ 20 लिख दीजिएगा अब इस बारी शंट की वैल्यू, डिवाइड बाय 20, ये कैंसिल हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा 20 डिवीजन है या 25 डिवीजन है, शंट की वैल्यू Sir, 25 है ना, सॉरी, 20 division है for shunt of 25 ohm. ठीक है ठीक है, RG प्लस 25 डिवाइड बाय 25, तो ये 20 कटेगा नहीं है, तो ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू RG प्लस ऑफ 25, ये आएगा सर, ये 0.8 और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20, ऐसा कुछ आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टर कितना बोला है, एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको बोला है 500 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया 501 ओम। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बेसिकली सेल के ईएमएफ को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेल का ईएमएफ आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेल के ईएमएफ को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल का ईएमएफ, I upon R plus small r, internal resistance. इस वाले में जो आपका वो रेजिस्टर है इसमें कितना करंट जाएगा, टोटल करंट, ठीक है। इसमें Yes, जो sir. करंट जाएगा वो कितना होगा 501 ओम, तो इसमें आप लिखेंगे कितना, तो 501 मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, करंट की वैल्यू I प्लस ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर भी होगा तो ये वोल्टेज आपका कितना होगा, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा वो कितना आ जाएगा IG मल्टीप्लाइड बाई R ऑफ G, ये आपके ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू है, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें दो केसेस बनेंगे आपके, एक बार करंट की वैल्यू I1 है
जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरी बार करंट की वैल्यू कितनी है I2, तो 2 बार केस बनाइए, 2 केसेस बनेंगे और फिर उन दोनों केसेस को ईएमएफ के दोनों केसेस को सॉल्व करिएगा तो आपको जाके ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट होगी। Okay, sir. ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये एक जनरल थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 बार, पहली बार I1 रख देना है करंट की वैल्यू, और दूसरी बार I2 रखना है करंट की वैल्यू, और फिर उसके बाद इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर पता चलेगा। Done, sir. ओके, मूविंग ऑन। तो चलिए, मैं बता रहा था सर, आप लोगों को, सारे बच्चे ध्यान दे लें कि मैं आपसे बता रहा था थ्योरी ऑफ एसी। थ्योरी ऑफ एसी, एसी का थ्योरी क्या है? तो मैं आपसे कह रहा था कि एसी प्रोड्यूस कैसे होता है। थ्योरी ऑफ एसी कहने का मतलब है कि हाउ डू वी प्रोड्यूस एसी। तो ये वाली चीज ना, हमने जब आपके चैप्टर ईएमआई डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी इस वाले चीज पे हमने डिस्कशन करा है, मतलब इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमने ये बात डिस्कस की थी। अगर आपको याद आ जाएगा थोड़ी देर में, कि अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी बी, और इसके अंदर हमने कोई कॉइल रख दिया और दैट कॉइल इज रोटेटिंग। मान लीजिए ये कोई कॉइल है, लेट अस से कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया हमने, ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया, कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया और हम ये कह रहे हैं कि दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज मेड टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, and this rectangular coil is rotating with an angular velocity, and this angular velocity is constant, and that angular velocity is omega। ठीक है, और मान लीजिए कि A is area of coil, coil की जो एरिया है वो A है। मान लेते हैं कि let n is the number of turns in the coil, number of turns in the coil, coil के अंदर जो number of turns है, number of turns in the coil वो कितना है, तो number of turns in the coil is n। A is the area of the coil, n is the number of turns in the coil, और इस कॉइल को आपने रोटेट किया है इन द मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इस कॉइल को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा से रोटेट करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी, तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर होगा तो हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर द चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स? Angle. एंगल बिटवीन व्हाट? Magnetic field. ये and क्वेश्चन area of- ईएमआई में मैंने पहला क्वेश्चन यही कराया था, बस फर्क इतना था कि इन दैट केस वी टुक अ सर्कुलर कॉइल, एंड यहाँ पर मैंने उस सर्कुलर कॉइल के बजाय मैंने कौन सा कॉइल ले लिया, तो आई हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, बट द क्वेश्चन वाज सेम, द कॉन्सेप्ट इज सेम। जैसे जैसे आप कॉइल अगर आप रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इफ द कॉइल वुड बी रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर पॉइंट पे चेंज होगा या नहीं होगा? हर्षित, व्हाट डू यू से? नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर। नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। मानस, चेंज होगा। मानते हो, हर कोई मानते हो कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल कंटिन्यूअसली चेंज? Yes, sir. Yes. भाई ऑब्वियस ही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, और इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में कॉइल है अभी, इस पोजीशन में अगर कॉइल का नॉर्मल हम माइनस जेड एक्सिस के अलोंग मान लें, तो नाउ एज द कॉइल रोटेट्स, जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नेगेटिव जेड एक्सिस, and initially I am taking the normal to also to be along the negative z axis. As the coil rotates, जैसे जैसे coil rotate करेगा, don't you think this angle is going to change? Because magnetic field तो z axis के along ही रह जाएगी, negative z axis के along, but ये जो normal है, जो coil पे आपने normal लिया है, वो coil के साथ साथ rotate करेगा, तो that means the angle between the normal to the coil and that of the magnetic field will continuously change। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. Sir. Yes, sir. बात सबको समझ में आ गई? अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, द एंगल थ्रू विच द कॉइल विल रोटेट, बाय द सेम एंगल द नॉर्मल विल शिफ्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल would be same as that of the angular displacement of the coil। मतलब coil में जितना angular displacement होगा
उतना ही एंगल होगा किसका, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। समझ पाए? तो आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि लेट एट एनी टाइम p angle between normal to the coil or you can claim as the area vector, चाहे आप उसको normal to the coil कहिए या area vector कहिए, has the same meaning. तो let at any time t angle between area vector and magnetic field is theta. तो उस इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो फ्लक्स आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर आई हैव टेकन द कॉइल व्हिच हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक टर्न होता है तो एक टर्न में फ्लक्स होगा, इफ यू हैव n टर्न्स तो n से मल्टीप्लाई कर दो, एक टर्न के फ्लक्स को n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फ्लक्स की वैल्यू। इसको फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NBA cos omega t. Have you understood why I am writing theta as omega t? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये अब रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो फ्लक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ d phi by dt, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ NBA, और अगर आप cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट वुड बी माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t. दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t. If you look at this EMF that has induced in the coil, so you will observe that this EMF is depending on the sinusoidal function. साइनोसॉइडल से कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या बोल गया मास्टर। ये जो EMF आपको दिखाई दे रहा है, ये EMF ऐसा EMF है जो साइन फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम के साथ साथ वैसे ही वेरी करेगा जैसे साइन वेरी करता है। इसका मतलब सर ये करंट विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम। ये मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होगा और साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी तो चेंज कर रहा होगा ये EMF। तो Yes, ऐसा EMF which changes both its magnitude as well as its direction with the time, such an EMF is called as alternating EMF. एक बात याद रखो, मैंने ये नहीं बोला, इस फिर से सेंटेंस सुनना मेरा, मैंने कहा कि an EMF that changes its magnitude and direction both with the time is known as alternating EMF. इसमें कहीं पर मैंने वर्ड में ये नहीं बोला कि वो चेंज साइनोसॉइडल होगा, या ऐसा EMF जो साइनोसॉइडली अपने आप को चेंज करे उसी को मैं अल्टरनेटिंग EMF कह सकता हूं, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि एन EMF जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो विद द टाइम, दैट वुड बी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग EMF। इसका मतलब ये है बेटा कि हर अल्टरनेटिंग EMF कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन ओनली, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो EMF साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकंड थॉट, इट वुड बी अल्टरनेटिंग इन नेचर, बट हर अल्टरनेटिंग EMF साइनोसॉइडल ही होगा ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें एक बात और Yes, समझो sir. कि भाई अब बिकॉज तुम सारे मैथ्स वाले हो तो तुम्हें ये समझाना थोड़ा आसान काम है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऐसा बिहेव मत करना जैसे कि तुम्हारे पास भी मैथ्स नहीं है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझाना थोड़ा आसान काम रहे मेरे लिए। अब यहाँ पर देखिए, दिस EMF इज डिपेंडिंग ऑन साइन, और हमें एक बात मालूम है कि भाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो साइन की जब साइन मैक्सिमम होगा तो दिस EMF दैट हैज इंड्यूस्ड इन द कॉइल दैट विल आल्सो बी मैक्सिमम। तो देखो, व्हेन sin omega t becomes maximum, that is equal to 1, so this EMF will be also maximum, and that maximum EMF will be written as NBA omega, और इसी NBA omega को हम एक नाम दे देते हैं and we call it as E0। इसका मतलब हम इस EMF की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to E0 times of sin of omega t। ये जो हमारा EMF है, यही EMF हमारा ऑल्टरनेटिंग EMF कहलाता है। दिस EMF इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग EMF। इस EMF को हम कौन सा EMF कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग EMF। E is equal to E0 sin omega t, where E0 is the maximum value of the EMF that can induce। E क्या है? तो E is the EMF at any time t, और ये T क्या है? तो it represents time। ओमेगा यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा अभी वो समझाऊंगा, पहले आप यहां तक नोट कर लें।
भाई नोट कर लिया आप लोगों ने? यस बोल नहीं रहे आप लोग? Yes, sir. ठीक है, फाइनली आप लोगों ने नोट कर दिया। चलिए अब इसमें कुछ और कहानी समझते हैं, तो इसको पूरी को मिटाते हैं। सर आपसे मैंने बोला कि द ईएमएफ ऑफ दिस नेचर विच विल बी चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बोथ विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और यहाँ पर जो हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जिस पे डिस्कशन करना है, दैट फॉर अस वुड बी चेंजिंग साइनोसॉइडली। वैसे देखो ईएमएफ वेरी करना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज सिर्फ साइनोसॉइडली वेरी करे, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये वाला ईएमएफ है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो दैट इज वेरिंग साइनोसॉइडली। तो ये वाला तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब इसमें देखो बेटा, ये अगर मैं ये बोथ साइड्स इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को इफ आई डिवाइड इट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, मान लो कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर। रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर है। तो इस केस में इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय आर, तो ई बाय आर, ई नॉट बाय आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो ई बाय आर को आप क्या कह सकते हैं, ई बाय आर, देखो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इट इज करंट Correct. एंड दैट इज ऑलवेज वैलिड, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूं करंट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। ये करंट भी कैसा है, तो इट इज ऑल्सो अ करंट विच इज चेंजिंग इटसेल्फ बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये करंट हम कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, हेंस दिस करंट विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ विल प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो इस दोनों केस में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट, यहां पर देखो दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही हैं। अब इसमें अगर मैं इसको कुछ कुछ बातें समझाऊं, तो बेटा इसमें यहां पर अगर आप करंट को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली विद द टाइम, या करंट को शो करेंगे, या करंट का वेरिएशन शो करेंगे इस केस में विद टाइम, तो आपके करंट का वेरिएशन बिल्कुल साइनोसॉइडल होगा, वैसे ही जैसे आपका साइन वैल्यू चेंज करता है। देखो कैसे, अगर मान लो कि इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, अच्छा ओमेगा टी में हमेशा एक बात याद रखो कि विच इज कांस्टेंट, तो याद रखो ओमेगा टी इज नॉट कंप्लीटली वेरिएबल, ओमेगा कांस्टेंट है बट कौन वेरिएबल है, तो द टी इज वेरिएबल, समझिएगा। बोथ ओमेगा एंड टी इज नॉट वेरिएबल, ओमेगा कांस्टेंट है और बदलेगा कौन, तो बदलेगा सर सिर्फ आपका टी, टी मतलब टाइम, टाइम अलग अलग वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू बदलेगी, बट ओमेगा हमेशा याद रखो कांस्टेंट है। क्योंकि जहां से मैंने ये रिजल्ट आपको बताया है वहां पर मैंने क्या कंसीडर किया था, मैंने कंसीडर किया था कि ओमेगा is the angular velocity of the coil which is fixed, या constant angular velocity of the coil, यही तो बताया था मैंने। तो ओमेगा टी मतलब अगर टी की वैल्यू 0 है तो ओमेगा टी विल बिकम 0, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू भी 0। अगर आप ध्यान से देखें तो इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, मतलब ओमेगा टी 1 नहीं, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट। इफ ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस पाई, तो आई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज साइन 180 डिग्री इज व्हाट, तो साइन 180 डिग्री इज 0। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो साइन 270 बिकम्स इक्वल टू -1, तो ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ आई नॉट। फिर से इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एक साइकिल पूरा हो गया, तो एक साइकिल पूरा होने पर फिर से करंट कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? Yes, करंट sir. मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। तो अगर मैं इस करंट का, इस केस में जो ये साइनोसॉइडल वेरिएशन है करंट का एसी का विद द टाइम, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये वैसा ही बनेगा जैसे आपके साइन का कर्व बनेगा, तो ये ऐसा ही बनेगा, ऐसा। यहाँ पर 0 पे 0, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ आई नॉट। तो दिस इज हाउ करंट चेंजेस, राइट। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सर यहां से यहां तक इज कॉल्ड एज वन साइकिल ऑफ एसी। ये जो 2 पॉइंट मैंने ब्लैक से मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड एज वन कंप्लीट साइकिल फॉर द एसी, है ना। इसी को आप क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल एसी का कहते हैं। तो ये एक साइकिल है ना, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल। अच्छा, इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा होगा वो हर बार सेम टाइम लगेगा, मतलब ये पीरियोडिकली ऐसे चेंज हो रहा है ना, बिकॉज साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको जो हर बार एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगेगा दैट वुड बी सेम।
और इस टाइम को हम क्या नाम देते हैं, तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल, इसको हम क्या नाम देते हैं, इस टाइम पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द टाइम पीरियड विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अच्छा, अब देखो बेटा एक बात बताओ कि इस तरह के कितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए। तो द नंबर ऑफ द साइकिल दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, फिर से सुनिए, नंबर ऑफ साइकिल दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो एसी है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज नॉट 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या लिखा जाएगा, इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिए सर। फ्रीक्वेंसी को या तो आप एफ से रिप्रेजेंट कर दीजिए या न्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दोनों से कर सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसे इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और एक सेकंड में जितने साइकिल प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। समझ में आ गई बात। अब इसमें एक और चीज हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो, इधर डिफाइन कर Yes, देता हूँ। sir. यहाँ पर एक चीज और sir. डिफाइन करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ठीक है। मतलब ये जो हमने एसी के में ओमेगा लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज इधर इक्वल टू 2 पाई बाई टी और इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाई एफ, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, इसका sir. मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट की Yes, sir. सप्लाई आपके घरों में होती है, आप याद रखिए कि आपके घर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इट इज नॉट डीसी। आप कह सकते हो कि सर व्हाई डीसी इज नॉट फ्लोइंग, व्हाई एसी comes to our home? The reason being कि DC current cannot be supplied to a large distance. AC को हम large distance तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, DC को नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपके यहाँ सप्लाई होती है वो AC की होती है, DC की नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर सर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जो एसी आपके घर में आती है उसकी हमेशा एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर दैट एसी। और वो फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। हर कंट्री में एसी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे यहाँ के अलावा कहीं और चले जाओ तो 50 हर्ट्ज पे नहीं है, कहीं अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे यूएस में 60 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। तो हर जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट अपने यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज हाउ मच, तो दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि सर एक सेकंड में आपके घर में जो एसी आ रहा है वो एक सेकंड में कितने साइकिल प्रोड्यूस करता है, तो एक सेकंड में इट प्रोड्यूसेस 100 साइकिल्स। 100 साइकिल नहीं, सॉरी 50 साइकिल्स। और डायरेक्शन उसकी एक सेकंड में कितनी बार चेंज होती है, तो डायरेक्शन इट चेंजेस 100 टाइम्स। देखो एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 50 साइकिल में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सब लिख लिया, छोटी छोटी बातें आप सबने लिख लिया हो तो बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये तो एसी का मतलब है। और ये सब आपको समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट हम साइनोसॉइडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम करंट पढ़ेंगे वो साइनोसॉइडल ही पढ़ेंगे। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक छोटी छोटी बातें पूछता हूँ मैं आपसे, कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि करंट है, ये करंट वर्सेस टाइम का कर्व मैं ऐसा ले लूं, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये वाला जो करंट हमने यहाँ पर दिखाया आपको, ये एसी है या डीसी है? मतलब छोड़ो डीसी को, ये इतना बताओ ये एसी है या नहीं? नो सर। बस एक ही बच्चा बोला, बाकी No, लोगों ने sir. नहीं बोला। ये एसी हाँ। नहीं है। द रीजन बीइंग, एसी क्यों नहीं है? वेरी गुड शवांग, ये एसी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखो ऊपर वाली साइड में, ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट में करंट पॉजिटिव है,
ठीक है, और हमने एसी में पढ़ा है कि करंट पॉजिटिव के साथ साथ कैसा होगा, निगेटिव भी होगा, और ये करंट हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो सिर्फ पॉजिटिव है तो ये एसी नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। दिस इज नॉट योर एसी, तो ये एसी तो नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर ऐसा करंट ले लिया मैंने, करंट के लिए मैंने ऐसा ग्राफ बता दिया ऐसा, ठीक है, ये 2 एम्पियर है, ये मान लीजिए लेटर से ये -2 एम्पियर है, दिस इज करंट वर्सेस टाइम का कर्व और द ग्राफ। तो ये वाला जो करंट है ये एसी है, ये नहीं है। व्हाट डू यू से? नहीं है, कि अब क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हर पॉइंट पे ये कितना आ रहा है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इज कांस्टेंट। इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले मतलब कुछ देर ये +2 एम्पियर है, तो कुछ देर ये -2 एम्पियर है, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये हमेशा 2 एम्पियर है, ओनली द डायरेक्शन वाइज इट इज चेंजिंग। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉट एसी। आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मैं ऐसा ले लूं व्हिच आई एम ड्राइंग हियर, कि भाई ऐसे 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 ऐसे, नाउ इज इट एसी और नॉट? व्हाट डू यू से? Yes, sir. यस सर। अब एसी है। क्यों एसी है? क्योंकि नाउ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ, ये अलग बात है कि ये वाला एसी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन। तो मैंने पहले ही बोला है कि भाई हर एसी साइन से रिप्रेजेंट हो, ऐसा कहा मैंने बोला है? मैंने बोला कि भाई एसी का मतलब होता है कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो, साइनोसॉइडली चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट शुड चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये एसी है। वेरी गुड, अब चलते हैं सर कुछ और बातों पर। तो एसी का मतलब तो अपने को समझ में आ गया कि एसी का मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब आते हैं सर फर्दर बातों पर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मतलब नेक्स्ट क्या सबसे पहला टॉपिक एसी में डालिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। We will be talking about the average value of AC. अब देखो सर, आप बिकॉज आप मैथ्स वाले हो और मैं बार बार ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैथ्स वाले बच्चों को ये बात समझानी थोड़ा ज्यादा आसान होगी, बिकॉज यू हैव मैथ्स एंड यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन मैथमेटिक्स। कि भाई एवरेज वैल्यू, तो मुझे एक बात बता सकते हो आपके साइन का एक साइकिल पे एवरेज वैल्यू कितना होता है? व्हाट डू यू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन on one cycle? What do you get the average value? Anybody? by 2. Half. कितना? Half 1/2. 1/2। किसने बताया? अनुभव। सर 0। 0 होगी बेटा, 1/2 कहां से आ जाएगी? भाई आप 0 खुद to 180 सोचिए, डिग्री कंसीडर करा ना। एक साइकिल बोला रे, 0 से 360 तक जा रहा हूं मैं। What do you understand by one cycle? यस 360 डिग्री। 360। तो एक साइकिल मतलब 360। तो जितना वैसे भी दिखता है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर कितना बन जाएगा? सीधी सी बात है, 0 बनेगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द साइन और कॉस, हमेशा याद रखो, सीधी बात मैं बता रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू एक साइकिल ही नहीं, अगर मैं 2 साइकिल बोलता तब भी कितना होता? 0। 4 साइकिल बोल दूं तब भी कितना? 0। कंप्लीट साइकिल्स में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एज वेल एज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एज वेल एज कॉस हमेशा 0 होता है। आई रिपीट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कॉस फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। एकदम माथे में ये बात बसा लो, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से बेटा अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी जो हम लोग, वैसे एसी कोई सा भी हो सकता है, मगर जो हम एसी डिस्कस कर रहे हैं वो साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। तो जैसे साइन का एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, वैसे ही हम जो एसी की बात कर रहे हैं उसका भी एवरेज वैल्यू कितना होगा? तो उसकी भी एवरेज वैल्यू 0 होगी। फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम जो एसी की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, राइट? तो फिर सर एवरेज वैल्यू आपने क्यों लिखवाया? तो याद रखो कि एसी की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, बट हम जब एसी की एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वी डोंट डिफाइन इट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, रादर वी डिफाइन इट फॉर ओनली ऑफ द हाफ साइकिल। आई रिपीट, एसी का एक कंप्लीट साइकिल में अगर एवरेज वैल्यू लिया जाए तो दैट विल बी 0। तो एक साइकिल का एवरेज वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं? वी ओनली टेक द एवरेज वैल्यू ओनली ऑन द हाफ ऑफ द साइकिल।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक Yes, है, sir. अब इससे पहले कि मैं आपको एसी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकता है। देखो सर, एवरेज निकालने के लिए जिस क्वांटिटी का आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, एंड दैट क्वांटिटी कैन ईदर बी वेरिएबल। आई रिपीट, कि जिसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो वो क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और वो क्वांटिटी वेरिएबल भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेट अस से कि मैं आपसे कहता हूं कि x1 x2 x3 आर द वैल्यूज, x1 x2 x3 आर द वैल्यूज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, और इसमें मुझे बोला जाए कि भाई x का एवरेज वैल्यू निकालो, तो वी डू नथिंग बट वी सिंपली ऐड अप ऑल दीज वैल्यूज एंड वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस इज व्हाट वी डू टू गेट द एवरेज वैल्यू। बट अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इफ x वेरीज विथ टाइम, x वेरीज विथ टाइम, अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, x इज वेरिंग विथ टाइम, अगर ये टाइम के साथ वेरी करे तो अब कैसे एवरेज वैल्यू निकालेंगे? तो हमेशा याद रखो, इफ एनी क्वांटिटी वेरीज विथ टाइम, तो इन दैट केस एवरेज वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, x dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो मैं इसको जो भी जितने भी टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वैल्यू निकालना है उसके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूं। समझ में आई बात? Yes, Say sir. something. If you have any quantity which varies with time, to calculate the average value you will do this. और अगर कांस्टेंट है तो हम बचपन से जानते हैं कि भाई सिंपली सारे का सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो पहले इसको नोट कर लो कहीं पर साइड में ना, तभी इस पे आगे बताता हूँ फिर कहानी। लिख लिया सर ये वाला फॉर्मूला? लिख लिया? देन विल Yes. कम बैक टू द एसी वाला पार्ट। तो अब देखो, एसी करंट की जब हम बात करते हैं तो एसी में आपको पता है कि वो टाइम वेरिंग करंट है, और टाइम वेरिंग करंट है तो भाई टाइम के साथ वेरी करने वाली क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो आई एवरेज इज रिटन एज आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और मैंने क्या बोला कि जो एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग दिस फॉर द कंप्लीट साइकिल, रादर वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस ओवर हाफ ऑफ द साइकिल। तो पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगता है टी, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो आधा साइकिल कंप्लीट करेंगे तो आधा टाइम लगेगा, दैट वुड बी इक्वल टू टी बाई टू। अब इसके बाद क्या करो? इसके बाद आप करंट की वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक? 0 से t बाई टू, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 0 से t बाई टू। आप लोगों को इंटीग्रेशन मैथ्स में करा दिया गया, स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर. हो गया सर। हो गया, तो ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आई नॉट मैंने बोला था कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी दैट विल फ्लो इनटू द सर्किट। तो आई नॉट क्या है सर? आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट तो कांस्टेंट रहेगा, भले एट एनी इंस्टेंट द करंट वो चेंज हो रहा हो, हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू बदलेगी, बट जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट है वो तो हमेशा फिक्स रहेगी। तो दिस आई नॉट इज फिक्स्ड, दैट इज व्हाई इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और ये बिकॉज इट इज कांस्टेंट तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर रख दो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का हमें कुछ भी नहीं करना। तो हम फर्दर लिखेंगे साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक? 0 से t बाई टू, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो दिस विल बी t बाई टू माइनस ऑफ 0। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आई नॉट एज इट इज, हु विल टेल मी के व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? minus You are integrating it with respect to time. Minus cos omega t by omega. Minus cos of omega t by omega 0 से t by 2, and in the denominator you will be getting t by 2 by integration of this.
अब ये ओमेगा मैंने आपको पहले ही बोला इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट बिकॉज टाइम पीरियड आपका कांस्टेंट है तो भाई फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई नॉट ओमेगा बाई दिस टी बाई टू। यहां पर जो अंदर बच गया उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी। सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया? अभी बताया था आप लोगों को। सर क्या बताया था आप लोगों को? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यही तो समझाया था। ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो हमने 2 पाई बाई टी लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि अगर ओमेगा के टर्म्स में होता तो हम टाइम की लिमिट पुट करते हैं तो उससे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने ओमेगा को किसके टर्म्स में चेंज कर दिया? कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड के टर्म्स में हमने ओमेगा को चेंज कर दिया। यहां से हम फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 2 आई नॉट हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टी। देखो ये 2 ऊपर चला गया और यहां पर वाले ओमेगा को भी मैंने 2 पाई बाई टी लिख दिया, तो 2 पाई बाई टी और ये क्या हो जाएगा टी, और यहाँ क्या लिखोगे आप? माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी। इस यही तो छोटा वाला जो टी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एनी वैल्यू ऑफ टाइम, कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ टाइम, और यही छोटा वाला टी इज वेरिएबल एक्चुअली। तो इसको आप वेरिएबल है तो इसी में तो आप लिमिट्स पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, नाउ यू हैव टू पुट द लोअर लिमिट। तो माइनस ऑफ माइनस क्या कर दीजिए? कॉस ऑफ जीरो, तो लोअर लिमिट आप पुट कर दीजिए। तो लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी से दिस टी विल कैंसिल आउट, 2 से 2 दिस 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई पाई। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां देखिए दिस टी एंड दिस टी कैंसिल्स आउट, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल्स आउट, तो ये क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ कॉस पाई एंड दिस विल बिकम प्लस ऑफ कॉस जीरो। से समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस विल बिकम आई नॉट बाई पाई। ठीक है, cos 180 की वैल्यू बताइए। पाई का मतलब 180, cos 180 की वैल्यू माइनस ऑफ 1 होती है, प्लस ऑफ cos 0 1, तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 1 तो कितना हो जाएगा? 2, तो 2 आई नॉट बाई पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी which is calculated over only of the half of the cycle. We are not calculating it for the complete cycle because we already know the answer for the complete cycle that it will become 0. We have calculated this only for the half of the cycle. Done, sir. Okay. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, just solve a question for me of the same type जो अभी आपने डेरिवेशन करा है, of same type क्वेश्चन में दे रहा हूं कि मान लीजिए I is equal to I naught T by tau, where I naught is maximum current, tau is constant, and T is any general value of time. आपका क्वेश्चन है फाइंड I average between t equal to 0 and t is equal to tau. करिए।
अच्छा, इसका आंसर 2i0/π तो नहीं होगा। सबको ये बात समझ आ गई होगी शायद कि क्यों 2i0/π नहीं होगा इसका आंसर। Yes, sir. सबको है ना, क्योंकि 2i0/π will be the average value when current is represented by sine function, और यहाँ पर करंट इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, तो इसलिए 2i0/π तो नहीं लिख सकते आप। तो करंट की कुछ तो वैल्यू होगी, एंड व्हाट वुड बी दैट वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट। करो, कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको जनरल मेथड बता दिया कि हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू व्हेन अ क्वांटिटी वेरीज विद टाइम। I have got one answer, that is by Sevang. I expect some more answers. Sure, I've got the answer from Harshit now. चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, इवन आई डोंट नो व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, तो देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आई एवरेज अगर आपको निकालना है तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आई, तो दैट इज I0t/tau, this is dt, and that has to be integrated from 0 to tau, and in the denominator you will write simply dt, and that should also be integrated from 0 to tau. Undoubtedly I0/tau in the numerator, it is constant as mentioned in the question, and because it is constant so it will not be integrated, तो इसको आप बाहर कर दो। You will only be integrating t dt from 0 से tau, एंड डिनोमिनेटर में dt का इंटीग्रेशन करके लिमिट विमिट पुट करोगे तो इट विल बिकम इक्वल टू टाउ। तो इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं I0/tau का स्क्वायर, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, एंड इट्स लिमिट वुड बी 0 to tau। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I0/tau², दिस विल बिकम इक्वल टू tau²/2, ठीक है। एंड लोअर लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो दैट विल बी 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गया, तो इसलिए tau² एंड tau² will cancel out, this will become I0/2. This is the average value, and I have got some correct answers from some of you, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो this is the average value of current। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, that is the RMS value of current। कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू। एंड व्हाट इज मेंट बाय RMS वैल्यू ऑफ करंट? तो टॉपिक डालिए, टॉपिक लिखिए RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS वैल्यू का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर। इसका दूसरा एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल वैल्यू। तो RMS वैल्यू का लिख लीजिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, या इसी का दूसरा नाम क्या है? तो द अनदर नेम टू दिस इज वर्चुअल वैल्यू। तो RMS वैल्यू कहो या वर्चुअल वैल्यू कहो, दोनों का एक ही मतलब है। RMS वैल्यू ऑफ AC, लिख लिया? अब सुने, इससे पहले कि मैं फिर से RMS को डिफाइन करूं, इससे पहले कि मैं आपको फिर से RMS वैल्यू को डिफाइन करूं, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। RMS ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि AC में ही RMS वैल्यू होती है। RMS स्पीड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर है इन द क्लास 11th, और केमिस्ट्री में भी गैसियस स्टेट जो चैप्टर है जिसमें आप गैसेस के बारे में पढ़ते हो, वहां पर भी आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ाया गया होगा, √3 RT/m। चलो अभी याद नहीं है,
RMS का मतलब क्या होता है? मैंने बोला रूट मीन स्क्वायर। पहले ये समझते हैं क्या करते हैं हम इसमें। इसको लिखते हैं हम रूट मीन स्क्वायर। पहले लिखा रूट, फिर लिखा मीन, फिर लिखा स्क्वायर। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं और उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो पहले आप उन क्वांटिटीज का स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मीन निकालिए, फिर उसका रूट लीजिए। पता नहीं सर क्या बोले। मान लो कि लेट x1, x2, x3 and so on up to n number of terms. You are the values, you have different values from x1, x2, x3 up to n number of terms. और इसका x RMS निकालना है, तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आप सारे स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए और इसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल बी गेटिंग द मीन ऑफ दिस वैल्यू। इसी को हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। पहले आपने स्क्वायर करके उसका मीन निकाला, फिर उसका रूट कर दिया, तो दिस बिकम्स रूट मीन स्क्वायर। मगर ये तो तब जब आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। लेट x वेरीज विथ टाइम। अगर मान लीजिए कि x वेरी कर रहा हो विथ टाइम, टाइम के साथ अगर ये वेरी कर रहा हो विथ टाइम, ठीक है, तो उस केस में रूट मीन स्क्वायर कैसे लिखेंगे? तो रूट मीन स्क्वायर लिखने का तरीका होगा x स्क्वायर dt। जब आपने सिर्फ एवरेज निकाला था तो x dt बाई dt किया था। अब जब रूट मीन स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे? जिसका रूट मीन स्क्वायर निकालना उसका x स्क्वायर dt अपॉन dt और फिर रूट लगा दीजिए। तो ये x RMS तब होगा जब आपकी क्वांटिटी इज वेरिंग विथ टाइम, और ये x RMS तब होगा जब आपकी क्वांटिटी इज कांस्टेंट विथ टाइम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज इसको कहीं पर साइड में नोट कर लो। दिस इज द जनरल वे, जनरल फॉर्म टू फाइंड आउट द RMS वैल्यू। ये जनरल फॉर्म है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद हम AC के RMS को डिफाइन करते हैं। सर सपोज हमारे पास हम्म। कोई और क्वांटिटी है जिसका हमें एवरेज निकालना है और वो टाइम के साथ नहीं, उसके बकायदा किसी और किसी चीज और के के साथ साथ vary वेरी कर रही है, तो इन दैट केस द केस वुड बी डिफरेंट। फिर तो वो मैथ्स वाले स्टैटिस्टिक्स में उसको यूज किया जाता है और उसका केस अलग होता है। ठीक तो है, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसमें कि एवरी क्वांटिटी। हाँ, सर सपोज लेंथ के साथ वेरी करी तो dt की जगह dl नहीं लिखेंगे ना, उसके कोई और ही फॉर्मूला होगा? नहीं नहीं, उसके साथ कुछ और मेथड आएगा जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। यहाँ पर तो बेसिकली आपको जो भी क्वांटिटीज होंगी वो टाइम के साथ ही वेरी कर रही होंगी और उसका एवरेज होगा। मतलब आपके जो 11th-12th की फिजिक्स है। ओके सर। चलिए सर, ये नोट कर लिया सबने? Yes. तो सुनो आगे। अब RMS वैल्यू ऑफ AC कैसे डिफाइन करते हैं? वो तो मैंने एक जनरल मैथमेटिक्स सिखाया है। अब AC में बुक वाली डेफिनेशन क्या है, मैं डायरेक्टली इस पे भी पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ, बट बिकॉज बुक्स में या आपके जो सिलेबस में है वो मेथड थोड़ा सा वो डेफिनेशन के साथ वाला मेथड है, तो इसलिए मैं वही मेथड करा दे रहा हूँ। बट यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड, हाउ डू यू फाइंड द RMS वैल्यू। वो याद रखो वो कैसे हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म याद रखो। बट यहाँ पर AC में हम कैसे डिफाइन करते हैं उस बात को समझिए। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टर है and this resistor has a resistance of R, and we take the same resistor again of the resistance R. इस रेजिस्टर में मान लीजिए मैंने करंट पास किया एंड दैट करंट इज AC हमने पास किया। ठीक है, तो AC मान लो कि हमने कुछ टाइम तक पास किया। लेट अस से फॉर अंडरस्टैंडिंग मान लो कि हमने 10 सेकंड तक भी पास्ड AC थ्रू दिस रेजिस्टर। 10 सेकंड तक हमने इस रेजिस्टर के थ्रू क्या पास किया? तो 10 सेकंड तक हमने AC पास किया। बहुत बढ़िया सर, 10 सेकंड तक आपने AC पास कर दिया। तो 10 सेकंड्स तक जब हम AC पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं? यू मे हैव हर्ड इन क्लास 10th कि whenever you pass a current through a resistor it produces heat, और वो heat is calculated by Joule's heating effect of current, जिसको हम लिखते हैं H is equal to I square RT. Have you ever seen this result or formula यस सर। in your Yes. life? Yes. Where I is the current, R is the resistance of the resistor through which you are making the current flow, and T is the time for which you are flowing the current through that resistor. So H is equal to I square RT. This formula we are going to use here. अब ये बात समझो कि जब भी किसी भी रेजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। डजंट मैटर कि वो AC है या DC है, करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट हीट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला I square RT। अब सुनिए,
इस रजिस्टर में हमने एसी पास किया फॉर सम टाइम, एंड ऑब्वियसली इन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सम हीट विल प्रोड्यूस इन दिस रजिस्टर. अब अगर मैं इसी रजिस्टर में डीसी पास करूं सेम टाइम तक, तो डीसी की मुझे कितनी वैल्यू, या व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डीसी which must be passed through this same resistor for the same value of time, so that we get the same heat produced in the resistor as produced by AC in the same time. पता नहीं सर क्या बोले, फिर से सुनो. अगर इस रेजिस्टर में एसी पास किया तो कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, तो अगर इसी रेजिस्टर में मुझे डीसी पास करना हो तो डीसी की मुझे कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो इस रेजिस्टर में उतना ही हीट प्रोड्यूस करे उतने ही टाइम में जितना एसी ने प्रोड्यूस करा है. तो डीसी के इस वैल्यू को एसी का हम क्या कहेंगे, तो डीसी के इस वैल्यू को हम एसी का, डीसी के इस वैल्यू को एसी का हम क्या कहेंगे, तो डीसी के इस वैल्यू को हम एसी का आरएमएस वैल्यू कहेंगे. नहीं आया, नहीं आया. फिर से सुन, उसी रेजिस्टर में जिसमें आपने एसी पास किया कुछ देर तक, जिसमें आपने हीट प्रोड्यूस कराए, अगर उसी रेजिस्टर में मैं डीसी पास करूं फॉर द सेम टाइम, तो डीसी कितना पास करना पड़ेगा उस रेजिस्टर में टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द सेम रेजिस्टर फॉर द सेम टाइम. उसी डीसी के उस वैल्यू को हम एसी का आरएमएस वैल्यू कहते हैं. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. यस सर. लिख लो पहले, इसमें लिख लो, it is defined as that value of DC क्या बका मैंने, it is defined as that value of DC, it is defined as that value of DC which when passed, it is defined as that value of DC which when passed through a resistor, which when passed through a resistor will produce the same amount of heat, will produce which will produce the same amount of heat as produced by AC, as produced by AC in the same resistor for the same time, as produced by AC in the same resistor for the same time. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. मैंने आपसे बोला कि भाई जितनी देर तक आप वो पास कर रहे हैं, क्या नाम है, अब देखो बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, मगर मन में ये प्रश्न आता है कि भाई ये कर क्यों रहे हम, ये चक्कर क्या है. तो आपको एक सीधी सी मैं बात बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अगर आपको लॉजिक समझना है तो सुन लें. क्या आपको मालूम है बेटा कि टू मेजर द करंट वी यूज एमीटर, एमीटर हम यूज करते हैं तो हम करंट मेजर करते हैं. बट जो एमीटर आपने पढ़ा था ना, कि जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया था इनटू एमीटर एंड वी मेजर्ड द करंट, तो वो जो आपने पढ़ा था उस केस में आप याद रखिए कि वो जो एमीटर आपने यूज करा था दैट कैन मेजर डीसी, इट कैन नॉट मेजर एसी. वो किसको मेजर कर सकता है, वो मेजर कर सकता है डीसी को, वो एसी को मेजर नहीं कर सकता. भाई एसी जो करंट है वो करंट ऐसा है जो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. तू सोच के देख, तो आप नॉर्मल एमीटर लगा दोगे तो वो क्या मेजर करेगा भाई, हर पॉइंट पे करंट चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. तो कुछ समय तक आपका अगर नीडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ समय के बाद इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना. और हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो वो कैसे मेजर करेगा. तो एक्चुअली में
एसी को मेजर करने के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज किया जाता है, उसके लिए अलग एमीटर बनाते हैं जो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, जिसका लेना देना आपके साथ नहीं है, सिंपली आप इस बात को याद रखें। इसका मतलब है कि एसी में हीटिंग इफेक्ट हैज इट्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज हम करंट को ही मेजर तब करेंगे जब हम उसके हीटिंग इफेक्ट को यूज करें। तो हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करके हम करंट को मेजर कर पा रहे हैं, तो इट हैज गॉट इट्स इंपॉर्टेंस। बात समझ आई आप लोगों को? इसीलिए हम हीटिंग इफेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए जब हमने आरएमएस डिफाइन किया तो वो हीटिंग, और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एसी की वैल्यू को डीसी से रिप्लेस कर रहे हैं, यही काम हो रहा है। एसी की वैल्यू को हम डीसी से रिप्लेस कर रहे हैं, बस यही काम हो रहा है कि डीसी और एसी का बीच का रिलेशन है ये। तो देखो आईआरएमएस हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि भाई ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें से हमने एसी पास किया। अच्छा, एसी हर टाइम पे चेंज होगा या नहीं होगा आसिया? यस सर। और इससे हमने डीसी पास किया। मान लो हमने टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी है, यहां पर भी टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी है। तो ध्यान से सुने, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी, एसी जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय डी टी। सर आपने ये इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया यहाँ पर, ये आप पहले तो ये बात समझ लें, क्योंकि ये जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, और जब भी वेरिंग करंट होगा तो आप किसी भी स्मॉल इंटरवल और वैल्यू में आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, फिर उसको इंटीग्रेट करते हो ना। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी क्या होगा, तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय डी। समझ रहे हो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से टी तक। और यहां पर डीसी पास किया तो डीसी वाला जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी। क्यों? क्योंकि डीसी इज कांस्टेंट करंट। फिर से समझ लो, डीसी जितना पहले सेकंड में करंट, डीसी जितना पहले सेकंड में हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही दूसरे सेकंड में भी हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना ही तीसरे सेकंड में भी हीट प्रोड्यूस करेगा। बट एसी के साथ ऐसा नहीं है, एसी जितना हीट प्रोड्यूस करेगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में हीट प्रोड्यूस बाय एसी विल बी डिफरेंट, थर्ड सेकंड में हीट प्रोड्यूस बाय एसी विल बी डिफरेंट, बिकॉज एसी ऐसा करंट है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप देखिए बेटा, इसीलिए मैंने जब एसी का हीट निकाला तो आई कैलकुलेटेड इट फॉर ए स्मॉल infinite simally a small interval of time, then I am integrating it for one complete cycle। बट जब डीसी का लिखा तो डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी लिख दिया। अब हमने बोला कि these two heat according to the definition should be same, तो आप कहेंगे भाई कि heat produced by DC must be equal to heat produced by AC in the same interval of time। तो आप इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस हैज टू बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से टी। अब इसके बाद का मैं स्टेप इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। यहां से मैं ये कह सकता हूं आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी, यहां पर आर बाहर कर सकते हो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये आई कौन सा है, इंटीग्रेशन में जो आई है वो एसी है, तो एसी की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिख सकता हूं। टेल मी समथिंग, यस और नो? यस सर। यस सर। दिस आर एंड दिस आर विल कैंसिल आउट। आई स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम, यहां से यहां तक 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यहां तक नोट करें सर प्लीज। सर हमने एसी और डीसी को इक्वल क्यों कर दिया? एसी डीसी को इक्वल नहीं किया, हीट को इक्वल किया। आप डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन आपने क्या लिखा है यही तो समझाया था। हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी और हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी इन द सेम रेजिस्टर इन द सेम टाइम अगर इक्वल हैं तो उस केस में डीसी की जो वैल्यू होगी वो एसी का आरएमएस कहलाएगी। नहीं, ये बात समझ में?
गई मतलब सर। डीसी की वो वैल्यू विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी, तो डीसी की उस वैल्यू को हम एसी का आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो इसीलिए तो आप हीट को इक्वेट करेंगे बिकॉज दोनों की हीट इक्वल होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों का करंट इक्वल होगा, मैं कह रहा हूं कि चाहे डीसी या चाहे एसी, दोनों से जो प्रोड्यूस हो रहा है मामला वो इक्वल होगा। ओके सर। सर तो जो इसमें हम करंट आई ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम ले रहे हैं ना? देखो डीसी तो वैसे ही हमेशा कांस्टेंट ही है ना। यस सर। ठीक है, डीसी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है डीसी जब कांस्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ एसी के लिए लो या कभी भी लो, वो तो हमेशा इक्वल कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए किसी भी इंस्टेंट पे डीसी की वो वैल्यू ली जाए तो वो हमेशा एसी के आरएमएस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर। Done. अब देखिए, अगर इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस डाउन, तो अब देखिए तो यहां से आई अगर मैं लिखूं तो आई विल बी रिटन एज आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से टी का रूट, यही जो होगा दिस इज कॉल्ड एज आई आर एम एस। After integrating this whole quantity, the value that we will be getting will be the IRMS value. तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसी का नाम IRMS होगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद। समझे? अब Yes. मुझे बताइए कि बिकॉज अभी आप लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोगों में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया मैथमेटिक्स में, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हु विल टेल मी हाउ टू इंटीग्रेट द साइन स्क्वायर ओमेगा टी? जी 1 बताएं। minus cos square चेन omega रूल t. से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर लिखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा उसका? सर फिर तो स्क्वायर आ ही जाएगा। सर cos 2 omega t से। हाँ, तुम क्या कह रहे हो हर्षित? आप नहीं कौन सा सर, मेथड बता रहे हैं? सर वो मेरे मुंह से गलत चेन रूल निकल गया, चेन रूल से नहीं अच्छा, होगा। चेन रूल वैसे इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, यस चेन सर, रूल डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन में होता है। हाँ भाई, Yes, sir. तो कैसे इंटीग्रेट करें इसको? तो आई आर एम एस, आसिया आपके पास भी मैथमेटिक्स है शायद, आई नॉट स्क्वायर Yes, बाई sir. टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। कैसे लिख दिया ये? डी टी फ्रॉम 0 से टी, कैसे लिखा? कौन बताएगा? सब फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स Linear cos 2 थीटा expansion. वाला है ना, लीनियर एक्सपेंशन नहीं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। कभी जीवन में देखा है? तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से लिखिएगा तो क्या लिखेगा? 1 को उधर ले जाइए तो 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 नहीं आ जाएगा आसिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी को हमने इसे डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो सीधी बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कुछ स्टेप्स में थोड़े कम लिखूंगा, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ जाएंगे। 1/2 dt 0 से t प्लस ऑफ 1/2 cos 2 ओमेगा t dt 0 से t। कौन बताएगा मैंने क्या किया? हमने इसमें 2 को सेपरेट जब कर बात लिया। की थी, जी
टू को जो है इधर ले आया। भाई 1 इसको हम देखो भाई, जिनको नहीं अभी भी आता है वो सुन लें, ये 1/2 प्लस ऑफ cos 2 ओमेगा t बाई 2 लिखा जा सकता है ना, dt ऐसे करते। तो ये बीच में प्लस साइन है, तो भाई इंटीग्रेशन में आपको बताया गया होगा कि प्लस ये अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो, बोलना पड़ेगा भाई dt। यस सर। 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो, क्या आ गया dt, प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो, क्या आ गया cos 2 ओमेगा t dt। नहीं आई बात समझ में? आ गया सर। अच्छा, cos 2 ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल T तक, क्या आएगा? 1/2 ओमेगा One साइन by two ओमेगा omega. ओमेगा टी 1/2। पता नहीं 1/2 किसने तुम लोगों को रटवा दिया है। डायरेक्ट एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। 0 आएगा सीधा, अभी बोला था। कॉस का या साइन का 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, कंप्लीट साइकिल पे वैल्यू हमेशा 0 आती है। अगर किसी को शक हो तो इसको इंटीग्रेट करके देख लेना। यस सर। सर वैसे ही 1 अगर माइनस किसी का cos 2 ओमेगा t को लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस ऑफ सॉरी cos का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। फिर वैल्यूज वैल्यूज पुट करेंगे, सुन रहे हो? यस यस सर। ठीक है, ये सारे काम के बाद आपको ये फिर से दिखेगा कि भाई रिजल्ट 0 आ रहा है। यस सर। तो Yes, मैथ्स sir. वाले हो तो याद रखो, cos हो या sin हो, कंप्लीट साइकिल पे उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब 0 से t तक कर लो या 0 से 2t तक कर लो, मतलब कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। अगर हाफ ऑफ द साइकिल है, जैसे हाफ साइकिल या 1.5 साइकिल या 2.5 साइकिल, तो 0 नहीं होगी। बट अगर कंप्लीट साइकिल ले रहे हो तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0। समझ गए? यस सर। तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t लिख सकता हूं, से समथिंग सर यस सर। t कैंसिल आउट। IRMS की वैल्यू अंडर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या IRMS की वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल टू I0 बाई रूट 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सर डेरिवेशन के बीच में 1 माइनस cos 2 ओमेगा t होगा। अच्छा, 1 माइनस है तो माइनस कर लो यार, प्लस है तो प्लस कर लो, जो भी है। सर जी हम इससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते थे ना? नहीं, इसमें बाई पार्ट्स में क्या करोगे भाई? सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी लिख देते। तो दोनों ही फंक्शन तो सेम हो जाएगा। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाई पार्ट्स आप तब लगाते हैं जब दो अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हों। भाई किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानोगे? हाँ भाई साहब, दोनों को बाई पार्ट्स में यू टेक वन फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज द सेकंड एंड द अनदर फंक्शन एज द सेकंड फंक्शन। अगर मैं आपने साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ही लिख दिया तो किस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? हाँ जी सर, आप कहेंगे सर इसको मान लेते हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं मानेंगे? ये नहीं होता है कि पहले जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन आप मानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल आइलेट। समझे या नहीं? समझ गए। समझ गए? तो यहाँ पर बाई पार्ट्स नहीं लगेगा। बाई पार्ट्स हमेशा तब लगता है व्हेन यू हैव टू डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस in product. I repeat, whenever you have two different mathematical function in product. Is it done? यस सर। हर कोई बोले, everyone please respond to it. Done. Done, sir. Done, sir. Done? Okay. Very good.